हेलो फ्रेंड, इससे पहले हमने फंक्शन में लेक्चर 1 में जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन जो है वो है इक्वल फंक्शन। मतलब दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं उनके लिए कंडीशन। टू फंक्शंस f and g are said to be equal if first domain of f is equal to domain of g and second codomain of f is equal to codomain of g। मतलब अगर हमारे पास f और g कोई दो फंक्शन है तो जो डोमेन है एफ की वो डोमेन होना चाहिए जी की, दोनों की डोमेन इक्वल। और जो कोडोमेन है एफ की वो कोडोमेन होना चाहिए जी की। मतलब हमारा काम है डोमेन और कोडोमेन देखना, दोनों की डोमेन इक्वल होना चाहिए और दोनों की कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इक्वल फंक्शन है। तो इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n and b equal to 1 2 3 4 5 and so on. This is also set of natural number n। तो हमने एक फंक्शन f a से b में मतलब n से n में ही कंसीडर करा है। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। और g जो है a से b में इस तरह से कंसीडर किया है कि जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तब ये फंक्शन इक्वल होंगे या नहीं? देखो, डोमेन दोनों की n और n डोमेन भी इक्वल है और कोडोमेन भी इक्वल है, तो फंक्शन तो इक्वल होंगे। लेकिन हम वैल्यू रख के चेक करते हैं। f1 क्या होगा? एफ एक्स मॉड एक्स है तो मॉड 1 हो जाएगा। और g1 देखते हैं, g1 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मींस अंडर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। f2 देखते हैं, f2 क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 आ जाएगा। g2 देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से सारी वैल्यूज के लिए f और g की वैल्यू इक्वल आएगी। इसका मतलब जो फंक्शन हमारे f और g है वो इक्वल फंक्शन है। देयरफॉर f इक्वल टू g। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है? सपोज हमारे पास f कोई फंक्शन है, जैसे हमने कैसे एफ एक्स इक्वल टू समथिंग इस तरह से डिफाइन कर रखा है, कुछ भी होगा। तो अगर f माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स, f माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, प्लस हटा दिया सिर्फ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने f माइनस एक्स फाइंड किया तो x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो f माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की जगह माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या था? एफ एक्स था, तो इट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो f माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो गया। और हम जानते हैं अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। f माइनस एक्स फाइंड करेंगे और वो माइनस टाइम एफ एक्स के इक्वल आने चाहिए। तो हमने इसके लिए एग्जांपल लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर हमने f माइनस एक्स फाइंड किया तो x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो साइन x की जगह माइनस एक्स। और हम जानते हैं साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ गया, तो माइनस साइन ac। और साइन एक्स क्या माना था हमने? साइन एक्स जो था वो हमारा एफ एक्स था, तो साइन एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पर f माइनस एक्स जो है वो माइनस टाइम एफ एक्स आ गया। तो इन्हें ये कंडीशन होल्ड कर दी, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब साइन एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? तो कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होगा, इसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। x जो है वो आई वी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y जो है वो dv डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? सपोज x क्या है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू f1 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू f2 मिलेगा। मतलब ये जो y की वैल्यू आ रही है ये x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है ना, तो ये x पूरा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू रखो, लेकिन y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और कोई भी फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होता है उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन एक्स माइनस log 7 माइनस 7, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। बात करते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन तो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का नहीं है, वो जिसके अंदर x और y दोनों के टर्म्स आ रहे हैं, फाई एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 या फाई एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। मतलब इसमें x और y दोनों के टर्म आएंगे और जो y है उसे कंप्लीटली x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे हम y इक्वल टू जो एक एक्सप्रेशन है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर जगह y और x के दोनों ही टर्म है, इसलिए ये फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 टाइप का है। तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट के लिए बस इतनी कंडीशन याद रखनी कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 और y साइन एक्स का दूसरा एग्जाम्पल है y साइन एक्स माइनस कोस ऑफ log y प्लस ए की पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन भी इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, सपोज हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसके लिए अगर एफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ एक्स के इक्वल आएगा तब हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और जो टी है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो टी जो है पीरियड कहलाएगा, टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए, तब टी पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा और पीरियड जो होगा उसका टी होगा। तो कुछ फंक्शन देख लेते हैं और उनके पीरियड। साइन ए एक्स कोसेक ए एक्स, इन दोनों का पीरियड 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है। कोस ए एक्स सेक एक्स, इनका भी पीरियड 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है। टेन एक्स कोट एक्स, इनका पीरियड 2 पाई अपॉन, इसका पीरियड जो होता है वो पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है। अब साइन एक्स कोस, साइन साइन का अपोजिट कोसेक एक्स, कोस कोस का अपोजिट सेक एक्स, इसका पीरियड 2 पाई ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए एक्स था ना, तो ए की यहाँ पर ए नहीं है, ए की जगह 1 है, तो 2 पाई अपॉन 1 इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। इसके आगे के पीरियड अभी और देखते हैं। नाउ नंबर 5 देखिए, टेन एक्स और कॉट एक्स, इनका पीरियड पाई। क्यों? क्योंकि टेन ए एक्स का जो पीरियड होता था वो पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता था। यहाँ पर 10 के साथ ए की जगह क्या है 1, तो ए की जगह 1 आ गया, तो पाई अपॉन मॉड 1 मीन्स पाई, तो इसलिए इसका पीरियड पाई। तो 10x और कोट एक्स का पीरियड पाई होता है। अब 10 की पावर nx या कोट की पावर nx करते हैं तो उसका पीरियड भी पाई होता है, जहां पर ये n क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। साइन की पावर nx कोसेक की पावर nx, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस साइन की पावर nx कोसेक की पावर nx, कोस की पावर nx कोसेक, कोस का फिर सेक, सेक की पावर nx। इन सब के चारों के पीरियड 2 पाई होंगे। तब अगर n ओड है, इन चारों में अगर n ओड है तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, और अगर n इवन है तो पीरियड पाई होगा। अब ये देखो, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, साइन कोसेक सेक होगा यहाँ पर। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स मॉडुलस ऑफ कोट एक्स। मतलब जितने भी है साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन सब के जो मॉडुलस होते हैं उन सबका पीरियड पाई होता है। अब दोनों को ऐड कर दिया, साइन के साथ कोस को, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कोस एक्स, सेक के साथ कोसेक को, मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस मॉड ऑफ कोसेक एक्स, टेन के साथ कोट को, मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस मॉड ऑफ कोट एक्स। तो इन सबका पीरियड जो होता है वो पाई बाई 2 होता है। नाउ पीरियड से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टी, हमने मान लिया कि जो एफ एक्स है उसका पीरियड टी है। देन पीरियड ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टी, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू टी, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू टी, पीरियड ऑफ लैम्डा टाइम्स लैम्डा इंटू एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टी, पीरियड ऑफ अंडर रूट एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टी, एंड पीरियड ऑफ एफ एम एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टी अपॉन मॉडुलस ऑफ एम। तो ये सबसे अलग है, बाकी सारे के सारे सबके पीरियड जो है वो टी होगा। माना एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो उसका पीरियड टी है, तो अगर 1 अपॉन एफ एक्स ले ले, एफ एक्स प्लस लैम्डा, एफ एक्स प्लस लैम्डा, लैम्डा टाइम एफ एक्स या अंडर रूट एफ एक्स, इन सभी के पीरियड टी होते हैं। लेकिन ये एफ एम एक्स प्लस लैम्डा है तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है एम, एक्स का जो कोफिशिएंट है एम वो मॉडुलस में आएगा, वो भी अपॉन में, और एफ एक्स का पीरियड टी था तो टी अपॉन मॉड एम हो जाएगा। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की काउंटिंग। तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है एन है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है
कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट बने हैं इस तरह से, ये डिटर्मिनेंट नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है। हम यहाँ सेट रिलेशन और फंक्शन में फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इन जो ब्रैकेट, ये जो दो लाइंस बनी हैं और इसके अंदर ए लिखा है, तो इसे हम पढ़ते हैं कार्डिनलिटी। क्या पढ़ते हैं? कार्डिनलिटी। तो ये आप बीएससी में रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा आपने, तो इसे पढ़ते हैं कार्डिनलिटी। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए एम means number of element in set A are m, और कार्डिनलिटी ऑफ बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B are n, और f जो है वो A से B में एक फंक्शन है। तो ये m और n में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो ये m बड़ा हो जाए n से, या m छोटा हो जाए n से, या m जो है n के बराबर हो जाए। तो ये तीन ही कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन कितने होंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला केस लिया हमने m ग्रेटर देन n, m जो है वो n से बड़ा है। जब m n से बड़ा होगा तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस तो जीरो होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m प्लस एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, वो जो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन होंगे वो जीरो होंगे। अब दूसरा केस लिया जब m जो है वो लेस देन है n से, m क्या है? लेस देन है n से, m छोटा है n से। तो जब m छोटा होगा n से तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होंगे वो NCM इंटू m फैक्टोरियल। इससे छोड़ो, ये याद रख लेना NPM, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है NPM। अगर m लेस देन है n से तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होते हैं वो NPM होते हैं, क्योंकि NCM इंटू m फैक्टोरियल को सॉल्व करके यही आता है NPM। तो ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन वो भी जीरो होते हैं। केस थर्ड, m जो है वो n के इक्वल है। जब m n के इक्वल होता है तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन n फैक्टोरियल। तो जब m n के इक्वल है तो जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो, बाइजेक्शन हो, वो सबके सब n फैक्टोरियल के इक्वल होते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो पहला नोट है वन फंक्शन के लिए, एवरी एलिमेंट इन डोमेन ए शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन बी। मतलब अगर f जो है a से b में एक फंक्शन है तो a डोमेन b कोडोमेन। तो ये नोट क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन बी में उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज करेंगे। सेकंड है ऑन टू फंक्शन के लिए, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन बी में जितने भी एलिमेंट हैं शुड बी इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन ए के वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑन टू हो जाएगा। इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन देन एफ इज वन। मतलब अगर हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन दिया है तो हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। तो क्या कंडीशन होगी? या तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा या फिर ये लेस देन जीरो आएगा। लेकिन हर किसी एक्स डोमेन के लिए, डोमेन के हर किसी पॉइंट के लिए, एक्स जो है डोमेन का पॉइंट है, तो अगर ये लेस देन जीरो है या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है डोमेन के हर पॉइंट के लिए, तो अब हम कहेंगे कि एफ जो है वो वन फंक्शन होगा।